दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक फकीरों के झोलों को पहचानना शुरू कर दीजिए। आने वाले वक्त में कौन सा राजनीतिक फकीर किस झोले को उठाकर कहां भागेगा, पहचान आपको होने की जरूरत है। डूबती अर्थव्यवस्था के बीच विश्व मंदी की आहट भारत के लिए एक चेतावनी है, और चेतावनी कोई दूसरा नहीं दे रहा है बल्कि भारत जहां से कर्ज उठाता है, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देता है, कुछ मुनाफा कमाता है। चेतावनी वहीं से आ रही है। विश्व बैंक भारत के ग्रोथ रेट को घटा रहा है और आईएमएफ बतला रहा है कि 2026 तक भारत की जो समूची जीडीपी है, यानी अभी वह $3 ट्रिलियन तक पहुंची नहीं है, उससे ज्यादा $4 ट्रिलियन तक की स्थिति 2026 तक दुनिया भर की इकोनॉमी से गायब हो जाएगी। अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ जाएंगी और विकसित देशों के साथ जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनका जो व्यापार चलता है और जो भी उससे लाभ होता है, उस लाभ का फायदा उठा पाने की स्थिति में वह आ नहीं पाएंगे। चेतावनी विश्व बैंक और आईएमएफ दे रहा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस दौर में कर्ज में डूबी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए को पार कर चुका है, यानी हर दिन भारत दुनिया के बाजार से जो भी सामान मंगाता है उसकी कीमत और बढ़ जाती है, और भारत के बाजार में जब वह कीमत में बेचने की शुरुआत होती है तो महंगाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक्सपोर्ट भारत का कम इस दौर में हुआ है, इंपोर्ट भारत का इस दौर में बढ़ गया है। लेकिन पहली बार सवाल उसके आगे का है, और कोई यह नहीं कह सकता है कि हम फकीर हैं, हम झोला उठाकर चल निकलेंगे। यह संभव नहीं है, क्योंकि समूची दुनिया के सामने इस मंदी की आहट है। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यानी समूचा यूरोप ही क्यों ना हो। और इसकी आहट रशिया में भी महसूस की जा रही है। युद्ध से जूझते हुए रशिया इस बात को समझ रहा है कि अपनी इकोनॉमी तो संभालनी होगी। सबको कुचला नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, तो जो आर्थिक तौर पर जहां लाभ होगा वहां पर रशिया भी जाएगा, और उसके इर्द गिर्द के वह तमाम देश जो शायद अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अर्थव्यवस्था के माकूल राजनीति को साध रहे हैं, इसके ठीक उलट की परिस्थिति भारत में राजनीति ही अर्थव्यवस्था मान ली गई। भारत के भीतर राजनीतिक मंत्र ही इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी को मानने की दिशा में ले जाया गया। शायद इसीलिए कॉरपोरेट की फंडिंग न सिर्फ बढ़ी, बल्कि सत्ताधारी दल के पास कॉरपोरेट फंडिंग 89% तक आने लगी। और उस कॉरपोरेट फंडिंग की जो सत्ताधारी दल को मिलता था, वह कुछ लाभ तो देगा, बिल्कुल दे रहा है। उन परिस्थितियों में जब राजनीति पूंजी से चलती हो और पूंजी कॉरपोरेट के जरिए आती हो, और कॉरपोरेट का कोई योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर ना हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के जरिए मुनाफा कमाना और भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना, इस स्थिति से समूचा कॉरपोरेट ही दूर हो, तो जरा कल्पना कीजिए कि तो क्या बचा सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर भी सितंबर के महीने में सबसे नीचे चला गया है, जो इससे पहले कभी नहीं गया था। दस्तावेजों को आज खंगालने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजनीति कहां बचेगी, चुनाव प्रचार कहां बचेगा। हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो हर महीने सत्ताधारी दलों के पास आता है, और उस सत्ताधारी दलों में बीजेपी के पास लगभग 70 से 75% पूंजी उसी के पास आ जाती है। और जब वो बताने निकलती है कि हमारे पास कितनी पूंजी आई, तो आई हुई पूंजी का 70% अज्ञात सोर्स होता है, यानी नहीं पता है। यानी भारत की संसद के भीतर ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए ना जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसे बनती चली गई कि समूचा लोकतंत्र ही ब्लैक मनी के आश्रय हो गया। यानी चुनाव है, वोट चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। इस आंकड़े को अगर परखना शुरू करें तो देश की कोई भी कॉरपोरेट भारत की राजनीति के सामने
टिक नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है राज्यों पर कब्जा करने की स्थिति। और इस परिस्थिति के दायरे में कहीं ना कहीं आरबीआई भी आ गया, बैंकों की स्थितियां भी आ गई, और यही चेतावनी आईएमएफ दे रहा है, यही चेतावनी विश्व बैंक दे रहा है। तो क्या भारत की समूची अर्थव्यवस्था को कंगाल बनाकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो पूरी रणनीति है, इस विश्व मंदी के दौर में भारत को कहीं डुबो ना दे? और अगर डुबोने की परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो गई तो सवाल सिर्फ सोने को गिरवी रखने भर की बात